फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश गरीबी में मर रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को लगता है कि सब कुछ ठीक है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की हरियाणा सरकार को चेतावनी। बोले अगर दम है तो किसानों को गिरफ्तार करके बताए सरकार। जी हां, हर जगह धरना प्रदर्शन देंगे, कहीं पर भी धरना देने लगेंगे अगर किसानों को परेशानी हुई तो। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगेंद्र यादव की। आपको बता दें दोस्तों, यूपी सरकार को खुली चेतावनी। बोले फिलहाल अब यूपी में हारने के लिए तैयार हो जाए सरकार। जी हां, बंगाल के बाद अगला नंबर यूपी का, योगी का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, ममता बनर्जी ने दिया भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, 33 नहीं बल्कि 43 विधायक टीएमसी के संपर्क में आ गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, हरियाणा की खट्टर सरकार पर फिर से बरसे एक बार राकेश टिकैत। बोला फिलहाल खट्टर सरकार किसानों को पीड़ित कर रही है, किसानों के ऊपर लाठियां भांज रही है। इसका जो हर्जाना है वो चुकाना पड़ेगा खट्टर सरकार को। जी हां, बदला लिया जाएगा सरकार से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें देवेंद्र बबली के खिलाफ भी जो यहां पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया। बोले फिलहाल इस गाली बकने वाले को अगर सरकार ने सपोर्ट करा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, पूर्व प्रोफेसर ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल मोदी वाहवाही बटोरने में लगे। जी हां, लोगों की वैक्सीन के बिना मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार अपनी छवि सुधार रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार को वैक्सीनेशन से ज्यादा अपनी छवि सुधारने की पड़ी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, केजरीवाल ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एलजी कानून लाकर हमारे हाथ काटने की कोशिश की गई है। दरअसल दोस्तों, घर घर अनाज बांटो की जो वो लेकर आई थी दोस्तों स्कीम, केजरीवाल सरकार उसको अभी तक मंजूरी नहीं दी। केंद्र सरकार का कहना है कि इन्होंने हमसे जो अनुमति नहीं ली थी, इसलिए ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। सोचिए दोस्तों, एक तो खुद अच्छे काम करते नहीं है, लेकिन अगर केजरीवाल लोगों के घर तक अनाज पहुंचा रहा है तो ये काम भी नहीं करने दे रहे। ये है सरकार की असलियत। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, योगी के बर्थडे पर नहीं किया मोदी और शाह ने दोस्तों, आपको बता दें, नहीं दी बधाई। लोगों ने कहा कि फिलहाल अंदरूनी कलह मच चुकी है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी में सबको पता है कि योगी के खिलाफ अब शाह और मोदी ने मोर्चा खोल दिया। वो ना चाहते हुए भी दोस्तों योगी को नहीं देखना चाहते थे अब की बार मुख्यमंत्री, लेकिन अटकलें तेज हो गई कि पार्टी में सब कुछ सही नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश गरीबी से जूझ रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को लगता है कि देश में सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी ने कहा कि आज जिस तरीके से किसान परेशान हो रहा है, किसानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और जिस तरीके से किसानों को सपोर्ट नहीं कर रहे लोग, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने दोस्तों चिंता जताई है। राहुल गांधी का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई उस आम जनता की भी है जो किसानों का लगातार समर्थन कर रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी का कहना है कि किसान आम जनता के लिए ही बैठे। दोस्तों, अगर अडानी और अंबानी के हाथ में किसानों की ज़मीनें चली गई तो आप सोच सकते हैं इस देश का क्या हाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पेट्रोल की तरह अनाज के भी भाव बढ़ा देंगे और फिर इनके बेशर्म नेता कहेंगे कि अगर खाना है तो खरीदना तो पड़ेगा ही। जी हाँ, डाका डालो, चोरी करो, लेकिन कहीं से भी खरीद कर पैसे लाओ ज़्यादा और ख़रीदो गल्ला। सोचिए दोस्तों, पेट्रोल के दाम 105 के पार। अब मोदी जी क्या चाह रहे हैं, गल्ला भी 105 रुपये किलो हो जाए या फिर कुछ और रणनीति बनाकर आए। दोस्तों, आज जिस तरीके से दोस्तों ये सरकार कर रही है, ये आपके सामने है कि फिलहाल अडानी और अंबानी जैसे लोगों का सपोर्ट कर आम जनता को दोस्तों परेशान करने का ठेका ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये आपके सामने है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जितनी बातें कही इस साल में, वो सारी की सारी सच साबित हुई। चाहे उन्होंने कोरोना को लेकर सरकार को चेताया हो या फिर दोस्तों गिरती अर्थव्यवस्था को। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल योगेंद्र यादव का यूपी की योगी सरकार को झटका। बोले फिलहाल अब बंगाल की तरह बीजेपी को जी हराएंगे यूपी में भी। दरअसल दोस्तों योगेंद्र यादव भड़क गए। उनका कहना है कि किसानों को हथियार बनाकर किसानों के ऊपर लाठियां भांजकर उनको गंदी गंदी गालियां देकर अगर बीजेपी के नेता और जेजेपी के नेता समझते हैं कि वो बच जाएंगे तो फिलहाल वो बहुत ही बड़ी गलतफहमी में। योगेंद्र यादव ने कहा कि हम अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार है, अगर हिम्मत है तो पूरे किसानों को गिरफ्तार करके बताए सरकार। जी हाँ, यूं किसानों के ऊपर अत्याचार कर और यूं किसानों को गंदी गंदी गालियां देकर क्या बताना चाहती है ये सरकार। आपको बता दो तो योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल सरकार को हमने साफ कह दिया, गिरफ्तार करना है तो करो, लेकिन सरकार हमें गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल अब बंगाल की तरह यूपी में भी हराएंगे। अगर हमारे किसानों को परेशान करेंगे, अगर किसान भाइयों को परेशान किया जाएगा, आम जनता को परेशान किया जाएगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दोस्तों योगेंद्र यादव ने साफ कह दिया कि फिलहाल इस तानाशाह सरकार की यूपी में भी ज़बरदस्त तरीके से हार होगी। यानी कि दोस्तों अब बंगाल में पहली बार जिस तरीके से बीजेपी का उल्लुचित हुआ है, अब यूपी में भी जो यहाँ पर ऐसा ही उचित होगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से पिछली बार वोटों को बांट दिया गया था, हिंदू मुसलमानों के वोटों को, दोस्तों अब की बार ये नहीं होने वाला। की बार पूरी तरीके से दोस्तों सब लोग एकजुट होकर वोट देंगे। जैसे कि बंगाल में दोस्तों अब की बार आपने देखा ना जो है यहाँ पर दोस्तों अब्बास सिद्दीकी की दाल गली, ना ही असद ओवैसी की दाल गली। जिस तरीके से ये लोग वोट बांट लेते हैं इससे बीजेपी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन अब की बार दोस्तों लगता है बंगाल वाली जो नीति है मुस्लिम और जो बाकी समाज के लोग हैं दोस्तों वो ही अपनाएंगे और एकजुट होकर जो यूपी में किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे ताकि वो जीत पाए। अब वो कौन सी पार्टी होगी दोस्तों, कांग्रेस होगी, अखिलेश होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि मायावती की पार्टी तो दोस्तों आप जानते ही हैं ये बीजेपी के साथ है आजकल और बीजेपी के ही गुणगान गाती रहती हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता, देवेंद्र बबली से किसानों की सीधी अपील, माफी मांग ले वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से देवेंद्र बबली ने, जेजेपी के नेता है दोस्तों ये, इन्होंने जिस तरीके से किसानों को गंदी गंदी गालियां दी हैं इसको लेकर किसान अड़ गए। किसानों का कहना है कि अगर देवेंद्र बबली ने माफी नहीं मांगी तो इसका अंजाम भुगतेगी जेजेपी। दरअसल दोस्तों जेजेपी और बीजेपी लगातार किसानों के निशाने पर आती जा रही है। देवेंद्र बबली के उस बयान से घमासान मच गया दोस्तों जिसको लेकर उन्होंने किसानों को उल्टा भला बुरा कहा। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर किसानों को गालियां देना, अपमानित करना, उन्हें खालिस्तानी बताना, पाकिस्तानी बताना, ये बीजेपी की औकात है दोस्तों। बीजेपी और जेजेपी के नेता किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी से मिलाना चाहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस देश में लोकतंत्र का हुआ क्या। जी हाँ, क्या पूरा खत्म हो गया? आज अगर किसान अपनी बात उठाए तो वो पाकिस्तानी खालिस्तानी, मुसलमान अगर अपनी आवाज़ उठाए तो वो भी पाकिस्तानी खालिस्तानी। यानी कि बस एक सच्चे और अच्छे दोस्तों बीजेपी और जेजेपी वाले ही हैं जो अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि जिस जनता ने उन्हें यहाँ पर बिठाया है वो कल को उठाकर भी फेंकेगी, और जब उठाकर फेंकेगी तो दोबारा से इन्हें मौका नहीं देगी वापस से सत्ता में आने का। जी हाँ दोस्तों, आज साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों को दोस्तों अपमानित कर रही है। उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है सच में दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार को बड़ा झटका। 33 नहीं दोस्तों बल्कि 43 विधायक आ गए ममता बनर्जी के संपर्क में। जी हाँ दोस्तों, महज 13 जो नेता थे दोस्तों वो टीएमसी के बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन सोचिए अब ममता बनर्जी के चक्कर में दोस्तों पहले 33 थे, लेकिन अब बताया जा रहा दोस्तों 43 नेता जो है वो बीजेपी के ममता बनर्जी के समर्थन में आ गए, बेसिकली एक तरीके संपर्क में। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी की साख जो है, बीजेपी ने जो अपना इतनी मेहनत से किला खड़ा किया था। और दोस्तों मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कहीं ना कहीं मोदी के भक्त थे और वो मेरे चैनल पर ये लिख कर गए थे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि वो तो आने वाले समय में पता चलेगा जब ममता बनर्जी की हार होगी तुम लोग देखते रह जाओगे। अब उन अंध भक्तों को दोस्तों बड़ा झटका लग रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी की हार के साथ मोदी की जो बेइज्जती हुई है पूरे देश में, कि कैसे ममता
ममता बनर्जी ने हराया बहुत ही बुरी तरीके से। लेकिन दोस्तों अब लोगों को ये बुरा लग रहा है कि जो बीजेपी से, जो टीएमसी से नेता आए थे वो वापस टीएमसी में जाना चाह रहा है बीजेपी को छोड़कर। इससे दोस्तों बीजेपी की और किरकिरी हो रही है। अब 43 नेताओं का संपर्क में आना, यह आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंगाल में किला खड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। मोदी जी ने पूरी कोशिश करी, 3 चरणों के चुनाव 8 चरणों में कराए। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई, ममता बनर्जी को भला बुरा बोला गया। यहाँ तक कि जो इनका सबसे अच्छा कार्ड है, जो ये हर इलेक्शन में कार्ड प्ले करते हैं हिंदुत्व का, अब की बार वो कार्ड भी काम नहीं आया। इन्होंने हिंदुत्व का जमकर डंका बजाया कि जय श्री राम के नारे नहीं लगाती ममता बनर्जी, उनको शर्म आती है जय श्री राम के नारे लगाने में। लेकिन दोस्तों अंधभक्तों और मोदी का वहां पर भी सफाया हो गया। ये हालत हो गई है दोस्तों आज कि अगर मोदी जी किसी का मर्डर भी कर दे तो भी ये अंधभक्त मोदी को सच बताएंगे। जी हाँ, कि मोदी जी ही सही है। मैं साफ कहता हूं दोस्तों कि अगर इनको 70 साल भी दे दिए जाए मोदी जी को, और ये 70 साल में भी दोस्तों देश में कुछ भी जो उन्नति ना करें, कुछ भी काम ना करें, तब भी अंधभक्त कहेंगे अभी तो 70 साल ही हुए, 70 साल और दे दो मोदी जी को, फिर देखो क्या करते हैं मोदी जी। यानी कि हम मोदी जी को टाइम देते जाएं और मोदी जी धीरे धीरे बैंकों के निजीकरण करते जाएं, रेलवे स्टेशन बेचते जाएं, जी हाँ हवाई अड्डे बेचते जाएं, यहाँ तक कि बिजली को भी बेच दें। तो सोचिए, ये अंधभक्तों की सोच सोचिए दोस्तों कि 70 साल में भी जब मोदी जी कुछ ना करेंगे तब भी अंधभक्त आपसे यही कहेंगे कि अभी तो 70 साल ही हुए हैं, मोदी जी को 70 साल और दो, फिर देखो वो क्या करते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल योगी को बड़ा झटका दोस्तों, नहीं किया शाह और मोदी ने दोस्तों बर्थडे विश। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जो बीजेपी में अंदरूनी कला की जो बातें निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों सच साबित हो रही हैं। हर एक ने दोस्तों सीएम योगी को उनके बर्थडे पर बधाइयाँ दी हैं, लेकिन दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दोस्तों नहीं दी बधाई। जी हाँ, अब दोस्तों इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है कि फिलहाल आखिर चल क्या रहा है बीजेपी में। आखिर सबसे पहले जो लोग योगी को बधाई देते थे मोदी और शाह दोस्तों, आज वो ही गायब है। आज उन्होंने योगी के बर्थडे पर उनको बधाई तक नहीं दी, जबकि हालात ये हैं दोस्तों कि यहाँ पर अखिलेश यादव तक ने योगी को उनके बर्थडे पर बधाई दी थी। सवाल ये दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह योगी से इतने उकता चुके हैं कि वो योगी का सफाया करने की प्लानिंग में, लेकिन उनको जो एक चीज़ रोक रही है दोस्तों बस वो यही है कि फिलहाल जो लोग कट्टर हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं वो लोग बीजेपी से अपना पल्ला झाड़ लेंगे, आरएसएस अपना पल्ला झाड़ लेगी, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि फिलहाल योगी ही जो है यहाँ पर सीएम बने रहें। लेकिन फिलहाल दोस्तों बीजेपी की मंशा कुछ और है, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों वो डराने वाले हैं बीजेपी के लिए कि 1/3 भी योगी पार नहीं कर पाएगा दोस्तों अगर अब की बार वो सीएम की कुर्सी पर रहे तो। और यही अंदरूनी कला है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार परेशान कर रही है। एक तरफ मोदी जी हैं जो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि फिलहाल अंदरूनी कला मच चुकी है बीजेपी में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकार प्रमोशन करने में लगी है। जी हाँ, सरकार को अपनी छवि सुधारना से वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं। दरअसल दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया। उनका कहना है जिस तरीके से देश में कोरोना फैल रहा है ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। वो अच्छे से जानते हैं कि आज देश के हालात क्या हैं, लेकिन ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रमोशन में लगी हुई है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है दोस्तों कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार ये अच्छे से जानती है कि फिलहाल देश में कैसे हालात बन चुके, लेकिन इस गंभीर हालात में भी दोस्तों अभी अपनी छवि सुधारने की कोशिश में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज देश के जो हालात है दोस्तों वो आपके सामने है। ये बात झुठलाई नहीं जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से विफल रहे हैं। आज आपके और हमारे सामने जो देश के हालात है, गंगा नदी किनारे लाशें बह रही हैं, लाशों को रेत में दफनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ट्विटर और मोदी में ठन गई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब भारत सरकार फैसला ले रही है कि ट्विटर को बंद कर देगी भारत में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबरें निकल कर आई हैं कि फिलहाल भारत सरकार जल्दी ही ट्विटर को टाटा बाय बाय कर सकती है। सोचिए दोस्तों, आज जो ट्विटर ने मोदी सरकार की जान जीख में कर दी है, उस ट्विटर से डर रही है मोदी सरकार। सिर्फ इसलिए ना क्योंकि इनके अपने लोगों को वो ट्विटर असलियत दिखा रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर यही काम विपक्ष के साथ होता तो मोदी सरकार जमकर खुश होती, मोदी सरकार खुशियां मना रही होती। यानी कि जो सच्चाई सामने अगर कोई लाएगा आपकी, तो आप या तो वो ऐप बंद कर दोगे या फिर उसके ऊपर कार्रवाई करोगे। सवाल ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लोग भी सवाल उठाते हैं, उन लोगों के ऊपर या तो राजद्रोह लग जाता है, या वो आतंकवादी हो जाते हैं, या वो खालिस्तानी हो जाते हैं, या तो उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं इनका बस नहीं चलता, वरना ये लोग दोस्तों पत्रकारों को भी ना छोड़ें। जी हाँ, किसी किसी पत्रकार पर तो निशाना भी साध लेते हैं। लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सच आपके और हमारे सामने, ये सच में दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाना बंद कर दिया है। कई लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जो आवाज़ बेचारे उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के डर से वो आवाज़ नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनको लगता है कि फ़िलहाल अगर उन्होंने भी सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाई दोस्तों, तो उनके ऊपर भी राजद्रोह लग जाएगा। भैया आजकल हमारे देश में एक तानाशाह का जन्म हुआ है, और ये जन्म दोस्तों बहुत ही 7 साल हो चुके हैं जन्म हुए, जो कि लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद से अपनी तानाशाही के किस्से जो है वो लोगों के सामने ला रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ दोस्तों तानाशाह के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हिटलर के बाद ये महाशयी हैं जो हिटलर वाला काम कर रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों यूपी के चुनाव राम भरोसे। जी हाँ दोस्तों, अब मुद्दों पर नहीं बल्कि राम के नाम पर होंगे चुनाव। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब बीजेपी की जो सरकार है वो ये रणनीति बना रही है कि जो मुद्दे छूट गए बंगाल में, अब उन मुद्दों को उठाकर अपनाया जाएगा और यूपी के चुनाव इसी तरीके से लड़े जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपी में कुछ काम तो हुआ नहीं दोस्तों जो यूपी की योगी सरकार आपको गिना पाए, लेकिन अब राम मंदिर को लेकर फिर से एक बार सियासत शुरू होने वाली है दोस्तों, और राम मंदिर के नाम पर अब चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है यूपी की योगी सरकार। दरअसल दोस्तों लोगों ने अब की बार बीजेपी की ने जो रणनीति बनाई है वो यही है कि फिलहाल राम के नाम पर प्रमोशन करेंगे, राम के नाम पर जो है यहाँ पर वोट मांगेंगे, और राम के नाम पर ही जो है यहाँ पर ये सब कुछ करते हुए नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन्हें लगता है कि फिलहाल इनकी राम के नाम लेने से दोस्तों इनका जो डूबता हुआ कैरियर है योगी का, वो किसी तरीके से बच जाएगा। मैं दोस्तों पूछना चाहता हूं कि जब कहाँ गया था वो राम का नाम, जब लोग नदी किनारे बह रही थी लाशें? तब कहाँ गए थे दोस्तों हिंदुत्व का झंडा, जब बेचारे लोगों को, जो हिंदू धर्म के लोग थे, उनको जलाने के बजाय, अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें रेतों में दफना दिया गया, जैसे कि बेसिकली मुसलमान समुदाय में होता है दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन समझ में ये नहीं आता है दोस्तों कि आज जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, और जिस तरीके से हिंदुत्व का कार्ड सिर्फ इसलिए प्ले किया जाता है ताकि योगी सरकार चुनाव जीत सके, मोदी जी अपनी छवि बचा सके, यानी कि हिंदुत्व के कार्ड के बिना दोस्तों ये लोग जीरो हैं। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों सोचिए, बंगाल में इन्होंने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। इन्होंने सोचा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से हरा देंगे, कि ममता बनर्जी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलती हैं लेकिन जय श्री राम के नारे नहीं लगाती। उसके बावजूद भी बीजेपी का वहां पर हिंदुत्व का कार्ड फेल हो गया। अब योगी दोस्तों दूसरे मुद्दों को उठाएंगे। उन्हें लगता है कि फिलहाल राम मंदिर का मुद्दा उठाने से, ये सारी चीजें उठाने से यूपी की योगी सरकार चुनाव जीत जाएगी। सोचिए दोस्तों, इस देश की प्रदेश की जनता ये सवाल भी मांगेगी मोदी जी से कि जब हमारे परिवार वाले हॉस्पिटल में मर रहे थे, उनके पास ऑक्सीजन तक नहीं था, रोडों पर बैठे हुए थे, बेड तक नहीं थे, और रोडों पर ही तड़प तड़प कर जान दे दी, तब आपकी सरकार कहाँ थी बीजेपी की? जी हाँ, तब तो आपके बीजेपी के लोग कह रहे थे कि अगर किसी ने भी जो यहाँ पर ये खबरें छापी तो उसके खिलाफ जेल हो जाएगी उसे, और उसको FIR दर्ज की जाएगी। फिलहाल अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं और इनको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।